गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे जूनियर साइंटिस्ट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th का आपका एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर मैटर्स इन सराउंडिंग, और पहला लेसन आपको मैटर्स के बारे में बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस के बारे में, और कई सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की थी। उसके बाद हमने देखा था अवस्था परिवर्तन के बारे में, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, मैटर की अवस्था परिवर्तन। उस पर भी आपको मैंने पूरा ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे ही हमने एक्सपेरिमेंटल किए थे। अब जो आपका लास्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का, वो है वेपराइजेशन के बारे में। वेपराइजेशन या जिसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेपराइजेशन या वाष्पीकरण के बारे में। और बच्चों, इस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो घटना है जो आपके चारों ओर प्रतिदिन होती है ना। आपने देखा होगा पानी भरा हुआ होता है खड्डे में, किसी खड्डे के अंदर पानी भरा हुआ है और वहाँ से क्या होता जा रहा है, वेपराइज होता जा रहा है और वाटर लेवल नीचे आता जा रहा है। सेकंड चीज़, आपने कई जगह पर देखा होगा, घर पे आपके कपड़े सूखते हैं तो आप क्या करते हैं, कपड़े लेते हैं, निचोड़ते हैं और उसके बाद उनको चौड़ा करके सुखाते हैं, देखा हुआ है। इसके अलावा जब बाहर आपको बारिश का मौसम हो जाता है तो आपके घर पर क्या किया जाता है, कपड़ों को पंखे के नीचे सुखाया जाता है। तो कई तरीके से हम कपड़ों को सुखाने का प्रोसेस करते हैं। धूप में डालेंगे, धूप में सुखाएंगे, ठीक है ना, या उसको समेट कर सुखाते हैं या चौड़ा करके सुखाते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि आपके जैसे घर पे अगर आप, है ना, जो फर्श सफाई करते हैं अपन, और पानी को जल्दी से वेपराइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, घरों पे क्या करते हैं, पंखा चला लेते हैं कि पंखा चला दो। इस तरीके की कंडीशन आपने कई बार देखी होगी, है ना। और वेपराइजेशन होता क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में एक्सपेरिमेंटल रूप से सीखने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे? पहली चीज़ पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन किसकी, वेपराइजेशन की। सेकंड चीज़, हम बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन में डिफरेंस भी करेंगे कि एक बॉइलिंग होने में और वेपराइज होने में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़ है फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन वेपराइजेशन। ठीक है, और पढ़ेंगे वेपराइजेशन की एप्लीकेशंस। वेपराइजेशन का आपके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, तो ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ देखेंगे, देखने के बाद फिर हम इस पर बात करने वाले हैं। तो आप मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाएं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, वेपराइजेशन के बारे में कुछ आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उनको बड़े ध्यान से आपको ऑब्ज़र्व करना है और जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है उसको नोट करें, ठीक है। उसके बाद आप खुद एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद मेरे साथ वापस उसको आप समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 बॉइलिंग ट्यूब ली है, दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। दोनों में मैंने थर्मामीटर लगा रखा, पर एक ओपन है और एक क्या यहाँ पर क्लोज कर रखा कॉर्क के द्वारा। ओके, अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, एक ही टेम्परेचर पर एक साथ गर्म करना चालू करते हैं। तो आपको पता है, आपने पढ़ लिया है कि जब हम गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, यानी कि यहाँ से क्या होगा, आपका वेपराइजेशन चालू हो जाएगा। वेपराइजेशन चालू होगा और फिर धीरे धीरे जब आपका टेम्परेचर 100 पर जाएगा तब ये बॉइलिंग चालू होगा। तो देखें, मैं इनको स्टार्ट करता हूँ। ये आपका पहला बर्नर और ये आपका सेकंड बर्नर। अब आप देखें, आपको पता है कि 100 डिग्री पर ये बॉईल होकर वेपराइज होता है, यानी कि आपका वाष्पीकरण चालू होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर 100 नहीं होता है उसके पहले वेपर बनना चालू हो गई। तो पहला पॉइंट आप इसको समझें कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। आप देखें, आप वेपर बनना चालू हो गई है, ठीक है। यहाँ पर बंद है इसलिए आपको वेपर दिखाई देगी, यहाँ पर वेपर क्या जा रही है, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती जाएगी। आप एक तो इसको ध्यान से नोट करें कि पहले पानी इनमें दोनों में से कौन सा बॉईल होने वाला है। तो आप इस
ग्लास ट्यूब पर नज़र बनाए रखें। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो बंद होता है वो जल्दी बॉयल होगा, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले कौन बॉयल होता है। देखें, गरम होने दें इसको, देखते रहें आप। आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर प्रोसेस चालू हो गया है, जो खुला है। यहाँ पर अभी तक कोई प्रोसेस चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको बबल्स दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है, वेपरेशन दोनों में हो रहा है। दोनों को ध्यान से देखें आप, यहाँ पर आपको बबल्स नज़र आने लग गए हैं, यानी कि ये बॉयल होना चालू हो रहा है, जबकि अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों, बॉइलिंग और वेपरेशन का मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि जब ये अभी बॉयल होना चालू नहीं हुआ है, उसके पहले ही क्या हो गया है, यहाँ पर वेपर बनना चालू होगी। तो वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही चालू हो जाता है, यानी कि इसका कारण क्या है, इसको आप ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखें, ये बॉयल होना चालू हो गया है और यहाँ हम टेम्परेचर नोट करेंगे जब ये बॉयल होगा। देखा बच्चों, जब खुला है आपका, ये आपकी टेस्ट ट्यूब जो मैंने ली है, बर्निंग ट्यूब, ये आपकी खुली है तो यहाँ पर वेपरेशन चालू हो गया है, ठीक। और यहाँ अभी तक वेपरेशन चालू नहीं हुआ है, इसको नोट करें आप। जो बंद है वो बाद में आपका बॉइलिंग चालू होती है, और जो खुला है उसमें आपकी बॉइलिंग पहले से चालू हो गई है, ये स्टार्ट है बॉइलिंग। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर नोट करेंगे इसका। बच्चों, ये टेम्परेचर आपका पहुँच चुका है 100 पे, 95, ओके। ये बढ़ता हुआ आपका ये आपका बॉइलिंग देखें आप, यानी कि जो ओपन है वहाँ पर बॉइलिंग पहले होती है और जो क्लोज है वहाँ पर बॉइलिंग बाद में होगी। अब 100 पर पहुँच चुका और आपने एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि 100 तब तक बना रहेगा जब तक कि ये पूरा बॉयल ना हो जाए, ओके। और अभी तक इसमें बॉइलिंग चालू नहीं हुई है, अब ये बॉयल होना चालू हो रहा है। अब इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अभी बॉइलिंग अब स्टार्ट हो रही है, अब ये बॉयल चालू हो गया है, क्लियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है 107, 160 डिग्री पर पहुँच चुका है। पहली चीज़ समझ में आई, हमने इसको बंद किया और इसको खुला रखा। जब खुला रखा तो 100 पर बॉयल होना चालू हो गया, जबकि इसको बंद किया और बंद करने के बाद देखा तो ये 107 पर जाकर क्या हुआ, बॉइलिंग करना चालू किया है। समझ में आया? इसको नोट करें आप, क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखा इसको? अब बच्चों, सेकंड एक्सपेरिमेंट देखना आप। मैंने एक ट्यूब के अंदर क्या लिया, प्योर वाटर लिया जिसमें कुछ भी चीज़ मिली हुई नहीं है, ओके। और इतना ही पानी इसमें ले रहा हूं मैं। अब एक ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, कुछ मात्रा नमक की डाल दी। ये आपका NaCl है, साल्ट मिला दिया इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें आपका साल्ट मिला हुआ है, इसमें प्योर वाटर है, क्लियर है। अब अपन दोनों को गर्म करते हैं और फिर देखते हैं पहले कौन बॉईल होता है। ध्यान से देखें, इसमें आपका प्योर वाटर है और इसमें क्या है, NaCl मिलाया है मैंने। अब हम देखते हैं कि वेपराइजेशन किसका चालू होता है पहले। ध्यान से देखें, तो बच्चों देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर रीच हो रहा है
यहाँ पर प्रोसेस चालू हो गया है, जो प्योर वाटर है वो उबलने की तैयारी में है, जबकि यहाँ अभी तक ऐसा कोई मोशन नज़र नहीं आ रहा आपको। ठीक है, हम वेट करते हैं उबलने का। अब देखें ये उबलना चालू हो गया, यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ अभी तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं है। आप ऑब्जर्वेशन नोट करें, जैसे पहले वाले में बताया मैंने, बंद थी एक ट्यूब और एक क्या थी, खुली थी। तो वहाँ पर पहले कौन सा पानी बॉईल होना चालू हुआ था, तो बंद वाला या खुला वाला? तो आपने नोट किया होगा वहाँ पर खुला वाला जो पानी था जिस पर हमने मुंह को खोल रखा था वो जल्दी बॉईल होना चालू हो गया, और बंद वाला बाद में बॉईल हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए, एक में मैंने NaCl डाला और दूसरे में प्योर वाटर रखा है, तो प्योर वाटर यहाँ पर बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। देखें आप, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ अभी तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ये देखें आप। और ऑब्जर्वेशन लिखें, क्या लिखोगे कि जिसमें हमने प्योर वाटर रखा है वो पहले बॉईल हुआ है, और जिसमें हमने NaCl को मिलाया है वो अब बाद में बॉईल होना स्टार्ट होगा। ये बॉइलिंग चालू हो गई है, हो गई ना बच्चों। जबकि यहाँ बॉइलिंग अब स्टार्ट होगी, अभी तक बॉइलिंग नहीं हुई है। तो फर्स्ट किसका हुआ? जो प्योर वाटर है। उसके बाद बॉईल कौन हुआ? जिसमें हमने NaCl मिलाया। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 पर होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, 100 से अबव होगा ये। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एक और करते हैं। अब आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है और एक यहाँ पर मैंने क्या लिया है, बॉइलिंग ट्यूब ली है। दोनों में मैंने सेम पानी भरा है, जितनी मात्रा इसमें भरी उतनी मात्रा इसमें भरी है, और दोनों को अब एक साथ गर्म करते हैं। ओके, अब आप इस प्रैक्टिकल को बड़े ध्यान से देखें क्या होने वाला है। आप इसमें से उठने वाली वेपर को देखें, वेपर किस में ज़्यादा बनने वाली है, ध्यान से देखें। क्या इसमें वेपर ज़्यादा बनेगी या इसमें वेपर ज़्यादा बनने वाली है? जल्दी वेपर कहाँ होना? आप इसकी वेपर को चेक करने के लिए हाथ रख के भी देख सकते हैं, ताकि आपको वेपर दिखाई देगी। देखते रहें, ठीक है। इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं, गर्म होने देते हैं। तो बच्चों देखोगे कि यहाँ पर वेपरेशन ज़्यादा हो रहा है, अधिक सरफेस है ना, और यहाँ पर वेपरेशन जो हो रहा है इतनी सरफेस पर होने वाला है। तो वेपरेशन जहाँ मैंने इसको ओपन पोर्ट लिया है, यानी कि जिसका मुंह ज़्यादा चौड़ा है, वहाँ पर वेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखें आप चारों तरफ से, और यहाँ पर वेपरेशन केवल इतनी सी जगह पर हो रहा है। समझ में आया ये? ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट तीनों समझ में आए। आप ऑब्जर्वेशन नोट करें, यहाँ पर क्या है, जिसका मुंह जितना ज़्यादा, जिसकी सरफेस जितनी ज़्यादा है वहाँ पर वेपरेशन की रेट ज़्यादा होगी, और इसकी सरफेस जितनी कम है वहाँ पर वेपरेशन की रेट उतनी क्या है, कम है। ओके, तीनों को आपने नोट कर लिया। अब आप सोचें, कुछ एनालिसिस करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हूँ, उनके आपको रिप्लाई सोचने हैं और फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, चलो ठीक है। स्टूडेंट, हमने कितने 3 प्रैक्टिकल किए हैं। पहला प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला प्रैक्टिकल हमने किया था, आपने एक बॉइलिंग ट्यूब ली इस तरह की, ओके, और एक और बॉइलिंग ट्यूब आपने एक और ली थी, 2 बॉइलिंग ट्यूब ली थी हमने। और दोनों को हमने क्या किया था, सेम टेम्परेचर पर गर्म किया था इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर बराबर लेवल पर हमने क्या भरा था, पानी भरा था, प्योर वाटर। और इसमें भी हमने यहाँ तक लेवल पर क्या भरा था, पानी भरा था। पर दोनों में डिफरेंस क्या था, एक के अंदर हमने उसको कॉर्क से बंद कर रखा था, क्लोज था ये। और यहाँ पर हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखे। पहला तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर स्टार्ट हो गई थी।
ठीक। सेकंड देखा, जो क्लोज था, क्लोज ट्यूब में ट्यूब का बॉइलिंग पॉइंट 107 डिग्री सेंटीग्रेड आया, और जो ओपन थी, ओपन ट्यूब जो रखी हमने, का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 100 डिग्री आया। ठीक है, पहला प्रैक्टिकल आपका ये था। अब सेकंड प्रैक्टिकल हमने क्या किया पता है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसका पीछे रीज़न क्या है आपने सोचा होगा, चलो नहीं सोचा है या सोचा होगा तो क्या सोचा, तो उसके बारे में क्लियरिफिकेशन में एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर हमने केवल डिफरेंस इतना रखा, एक को क्लोज किया और एक को नहीं किया। तो अब आप देखें पहली चीज़ कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क होता है, यानी कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, वेपराइजेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, चाहे आपका टेम्परेचर पानी का 10 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, वह लगातार वेपराइजेशन होगा, उसमें वेपर बनती रहती है। तो बॉइलिंग से पहले ही आपका वेपर बनना चालू हो जाता है, यानी कि वह अवस्था परिवर्तन कर लेता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो बच्चों वेपराइजेशन जो है, वाष्पीकरण जो है, वो एक सरफेस रिएक्शन है, यानी कि सतह पर होने वाली क्रिया है, जिसको हम आगे 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो रिएक्शनें सरफेस पर होती है, तो सरफेस का मतलब सतह पर। जैसे मैं इस वाटर के बारे में आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये पानी है और ये पानी के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और अंदर की तरफ भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स है वाटर के। लेकिन अंदर और बाहर के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस देखें आप, जो आपका बाहर का मॉलिक्यूल है वो केवल एक तरफ से फोर्स महसूस कर रहा है, जबकि बाहर की तरफ इसको कोई मॉलिक्यूल वाटर का खींचने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर ये सभी तरफ से फोर्स से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है इन सभी मॉलिक्यूल से बराबर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सतह पर जो फोर्स है वो अंदर के फोर्स की तुलना में क्या होगा, कम होगा। और जब फोर्स कम होगा तो इसको काइनेटिक एनर्जी इसको जो मिलेगी मुक्त होने के लिए, उससे कम काइनेटिक एनर्जी पर ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसलिए सतह पर आने वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज होना चालू हो जाएंगे। और इसी कारण क्या होता है, वेपराइजेशन की प्रोसेस आपके वाटर में 100 डिग्री से पहले ही चालू हो जाती है। कौन होंगे ये, केवल सरफेस के मॉलिक्यूल। जैसे सरफेस वाले बाहर गए, अब नीचे वाले सरफेस पर आ जाएंगे और ये वेपराइजेशन होता जाएगा। और मैंने बॉइलिंग पॉइंट में बताया कि जब ये वेपर इतनी हो जाए, किसकी, वाटर की, कि जो आउटर आपका वायुमंडलीय दाब है, जैसे बाहर का 1 ATM है, तो ATM एक जब इस वेपर का प्रेशर इस पर गिरेगा सरफेस पर, ये वेपर जो बनेगी इसका वापस वेपर प्रेशर लगेगा, कहाँ लगेगा, इस वाटर की सरफेस पर। और जब इसका प्रेशर बाहरी प्रेशर के बराबर होता है तब ये सारा ही उबलना चालू हो जाता है, बॉयल होना चालू हो जाता है। और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि 1 ATM पर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके बाहरी 1 ATM के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर वह बॉइलिंग होना चालू हो जाता है। जबकि वेपराइजेशन में 1 ATM के बराबर नहीं भी होता है तो भी वेपर बनना चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे वेपर बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेपर प्रेशर बाहरी वेपर प्रेशर के बराबर होता है तो ये अवस्था परिवर्तन होती है, जहाँ पर 2 स्टेट होगी, लिक्विड और वेपर, और वो इक्विलिब्रियम पर होती है। समझ में आ गई चीज़। अब सेकंड चीज़, ये तो आपका ओपन है। अब जब आपने यहाँ सेकंड केस में देखें कि आपने एक को तो ओपन रखा था और एक को आपने क्या किया, क्लोज कर लिया था। 2 चीज़ें थी, ओपन वाले का जो जल था वो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था और ये 107 डिग्री पर बॉयल होना चालू किया था इसने। ऐसा क्यों, तो बच्चों यहाँ का वेपर प्रेशर जो है वो खुला होने के कारण 1 ATM पर होगा, जबकि यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया तो इस जगह का वेपर प्रेशर जो है, ऊपर का जो आपकी खाली जगह है, यहाँ का प्रेशर 1 ATM से ज़्यादा है, बाहरी प्रेशर से ज़्यादा हो गया। अब ये तब उबलेगा जब बाहरी प्रेशर के बराबर इसकी वेपर प्रेशर हो जाए। तो यहाँ पर बाहरी प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पर बाहरी प्रेशर क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर इतनी वेपर बने कि इस प्रेशर के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा तब उतनी वेपर होगी, और यहाँ पर इस वेपर प्रेशर के बराबर कम गर्म करना पड़ेगा, इसलिए ये 100 डिग्री पर बॉयल होगा और ये आपका 100 से अबव जाकर बॉयल होगा। बाहरी प्रेशर जितना बढ़ाते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है जो होते हैं, जनरली आपसे कोई पूछ लेते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर
बंद पानी और खुली आपका जो पात्र है ना, कोई पोर्ट है, उसमें पानी बराबर लिया जाए और समान रूप से गर्म किया जाए तो पहले पानी कहाँ उबलने वाला है, तो अधिकांश के दिमाग में ये रहता है कि जिसको हमने ढक दिया है वो पानी पहले उबलेगा। ऐसा नहीं बच्चों, जिसको ढका है उसका बाहरी प्रेशर बढ़ गया है तो उसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, उसके बराबर वेपर होगी तब जाके उबलेगा। इसलिए कुकर का जो पानी होगा वो आपका क्या होगा, बाद में बॉईल होगा, और जो खुले पात्र में है वो पहले ही बॉईल होता है। और इसीलिए कुकर के अंदर जो आपने रखा पानी उसका टेम्परेचर कितना होगा, बंद वाले का 160 डिग्री, और इसका कितना हो रहा है 100 डिग्री। इसलिए जो आपने दाल वगैरह इसमें रख रखी है तो इसको 100 डिग्री के बराबर उष्मा मिलने वाली है और इसको 107 डिग्री के बराबर उष्मा मिलने वाली है। तो उष्मा किसको ज़्यादा मिलेगी, जो प्रेशर कुकर के अंदर पदार्थ है, इसीलिए वह जल्दी पक जाता है। ऐसे ही ऊंचाई पर चले हम पहाड़ों पर, तो पहाड़ों पर जाने पर आपको पता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होगा तो अगर आप हिमालय पर जाकर पानी को गर्म करना चाहते हैं तो आप कहोगे 100 डिग्री पर बॉईल होगा। नहीं बच्चों, वो 100 से नीचे 80 या 100 के बीच में बॉईल होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर, और सॉरी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया है तो इसका दाब भी आपको उसके बराबर करना है, तो ये जल्दी ही बॉईल होना चालू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप पदार्थ रखोगे कोई भी, है ना, दाल वगैरह को बनाने के लिए, तो इसको टेम्परेचर 80 डिग्री का ही मिलने वाला है, इसलिए ये जल्दी नहीं पकेगी, ये सबसे बाद में पकेगी, है ना। छोटे छोटे आपके दिमाग में ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही चैप्टर आपका बड़ा बन के आने वाला है क्लास 12th के अंदर सॉल्यूशन के नाम से, सरफेस केमिस्ट्री के नाम से। तो वहाँ पर इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें अगर यहीं, तो वो चैप्टर आपके लिए बड़े ईजी हो जाते हैं, है ना, एकदम दिमाग में जाएंगे। दिमाग में जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, और मज़ा आएगा। और जब मज़ा आएगा तो कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, है ना, बड़े आसानी से घुमा फिरा के जवाब दे देंगे, क्योंकि हमने पूरा देख रखा उसको। समझ में आया पहला एक्सपेरिमेंट? क्या समझ में आया? हमेशा बंद पात्र में जो भी पदार्थ लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है, क्लियर, खुले के बजाय, क्योंकि बंद पात्र में आउटर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और जब तक आउटर प्रेशर के बराबर लिक्विड का वेपर प्रेशर ना हो तब तक बॉयल नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है। अरे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि वापस आप इसके नोट्स तैयार कर सकें। अब बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, एक में हमने प्योर वाटर लिया है और दूसरे में हमने क्या मिलाया था, NaCl। देखा ना आपने, ये आपका एक ट्यूब है और ये आपकी सेकंड ट्यूब है। और इसमें आपने क्या लिया था, प्योर वाटर, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। और इसमें हमने लिया था वाटर प्लस NaCl, नमक मिला दिया था, और दोनों को हमने उसी तरीके से किया बर्नर पर गर्म किया। और आपने प्रेक्षण में देखा, ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि जो प्योर वाटर है वो तो 100 डिग्री पर बॉईल होना चालू हो गया था, ठीक है, लेकिन जिसमें हमने नमक मिलाया था इसका बॉइलिंग पॉइंट अबव 100 था, 100 से ऊपर चला गया। हाँ सॉरी, NaCl है, नमक। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जिसमें आपने मिलाया था उसका बढ़ गया है। इसको बच्चों आगे जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को सॉल्यूशन के नाम से, तो वहाँ पर आप देखोगे क्वथनांक उन्नयन के आधार इसको कहा जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। और ये तब डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, जितना आप नमक मिला रहे हो। अगर आपने 1 चम्मच मिलाया है इसमें, ठीक है ना, तो इतना बढ़ेगा, 2 चम्मच मिलाया तो और ज़्यादा बढ़ेगा, फिर और मिलाते चलो। इसका मतलब इसमें मिली हुई मात्रा को हम इसके बॉइलिंग पॉइंट से मेजर कर सकते हैं। ये आगे बढ़ने वाले हो आप, और उससे हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर वेट निकाला उन्होंने। तो बड़ी काम की चीज़ है, ध्यान से समझे इसको। तो जिसमें आपने मिलाया वहाँ पर ये स्थिति आई। अब हुआ क्यों ऐसा, तो बच्चों देखो इसको, यहाँ पर प्योर वाटर है, केवल वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल है, और कुछ सरफेस पर कौन आ गए, NaCl के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कंप्लीट सरफेस जो है आपकी, वहाँ का वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा है, और यहाँ पर अब आपका आधी जगह से वेपराइजेशन चल रहा है, आधी जगह पर NaCl है। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ बढ़ गई, जो प्योर था, और जिसमें आपने मिलाया है तो मिला हुआ पदार्थ इसकी सतह पर आकर जमा हो जाता है, जिससे वेपराइजेशन की रेट कम हो जाती है। और बच्चों क्या होने वाला है, अगर इसकी वेपराइजेशन की रेट ज़्यादा है तो आउटर वेपर प्रेशर को ये तुरंत गेन कर लेगा,
और यहाँ पर वेपर ही कम बन रही है, तो बाहरी वायुमंडलीय दाब को गेन करने में इसको समय लगेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, और इसका 100 ही बना रहता है। यानी कि जिस पदार्थ को आप मिला देते हैं तो पदार्थ को मिलाने से सरफेस पर उनके मॉलिक्यूल जमा हो जाते हैं, और वेपराइजेशन की जो घटना है वो कौन सी है, सरफेस की घटना है, सरफेस से रिलेटेड है। तो जब आपका सरफेस पर टोटल H2O है तो वेपराइजेशन की रेट ज़्यादा होगी तो जल्दी ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा आपका, और यहाँ पर वेपराइजेशन की रेट कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका समय लेगा, और इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा आने वाला है। और ये किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की मिली हुई मात्रा पर। आप इसमें पदार्थ और मिलाते चले, इसकी वेपराइजेशन की रेट और कम हो जाएगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज होता जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? इसका मतलब 100 डिग्री पर अगर आप पानी को उबाल रहे हो और आपका 100 डिग्री आ रहा है तो आप कहोगे प्योर वाटर कुछ भी नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर उसका 100 से अबव है तो आप उस बराबर रीडिंग लेते चलें, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आप रीडिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर अननोन आपको पानी इसमें कुछ मिला हुआ बता दिया जाए तो आप बता सकते हो इसमें इतना पानी और इतना इसमें पदार्थ मिलाया गया है। समझ में आया सेकंड एक्सपेरिमेंट? कहने का मतलब क्या है, अशुद्ध जल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, शुद्ध जल से ज़्यादा आने वाला है। समझ में आ गई क्लियर चीज़? चलो ठीक है, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने एक चौड़ा मुंह का बीकर लिया था और इसको गर्म किया था, बराबर पानी लिया, और एक हमने ट्यूब ली थी, इसमें भी पानी उतना ही लिया था, ठीक है, और दोनों को हमने क्या किया, समान टेम्परेचर पर गर्म किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेपरेशन की रेट ज़्यादा है और यहाँ पर वेपरेशन की रेट बहुत कम थी। और अब आपके समझ में आ गया होगा वेपरेशन किस पर है, आधारित है, सरफेस पर। तो जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ही वेपरेशन की रेट ज़्यादा होगी। इसलिए घरों में आपने देखा होगा कपड़े जब सुखाए जाते हैं तो अगर आप एक टॉवेल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, मोड़ कर सुखा देते हैं, और एक को चौड़ा करके सुखाते हैं, तो क्या होने वाला पता है आपको, जो चौड़ा करके सुखाया गया उसकी वेपरेशन रेट ज़्यादा होगी, और वेपरेशन रेट ज़्यादा होगी तो वह जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब सरफेस बढ़ने के साथ साथ ही वेपरेशन की रेट क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो अब आपके समझ में आया वेपरेशन क्या होता है, वेपरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्लियर? आप प्रयोग और भी कर सकते हैं, बराबर पानी लें, एक को आप क्या करें, आपके गैस पर अगर आप इस प्रयोग को करें तो उसमें बराबर पानी लेंगे, एक को मिड सिम पर गर्म करें, एक को हाई सिम पर गर्म करेंगे। तो ऐसी स्थिति पर आप देखेंगे जो मिड सिम पर है वो आपका बाद में उबलना चालू होता है, वेपर बाद में बनना चालू होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वेपरेशन की रेट बढ़ जाती है। सरफेस बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, वेपरेशन की रेट बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपका खुला यानी कि ऊपर जो वेपर जमा हो रही है उसको हटा दिया जाए तो जितना हटाओगे उतनी ही वेपरेशन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब आप कपड़े को पंखे में सुखाते हैं तो ऊपर जो वेपर बनती है वो हवा से क्या होती है, दूर चली जाती है, जिससे सरफेस की जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा वेपराइज होंगे। आया समझ में? तो चलो फाइनल समरी अब आप नोट कर लें। वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी लिक्विड का वेपर में बदलना क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग कहलाएगा, BP पर क्या कहलाएगा, वो बॉइलिंग। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो रहा है, उसका वेपर हो रही है, क्योंकि वेपराइजेशन एक रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वेपरेशन लगातार होता रहेगा। क्लियर है? पर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे। और वेपराइजेशन पर केवल क्या होने वाला, आपका लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होगा और वेपर कम मात्रा में होगी। यानी कि जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो ये लिक्विड है और इसको आपने गर्म किया है और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण है। और जब ये इस तरीके से हो जाए, जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतनी ही वेपर वापस किस में बदल रही है, लिक्विड में, तो ये इक्विलिब्रियम होगा और ये आपका क्या होगा, बॉइलिंग होगा। तो बॉइलिंग पर दोनों अवस्थाएं साम्य में होती है, वेपराइजेशन पर साम्य अवस्था नहीं होती है। समझ में आ गया? फिर वेपराइजेशन को कौन इफेक्ट डालेगा, तो इफेक्ट किन किन का होगा, पहला टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपरेशन की रेट बढ़ जाती है, ये आपने प्रैक्टिकल से समझा है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, वाष्पीकरण की दर ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, एरिया ऑफ सरफेस, यानी कि लिक्विड की सरफेस बढ़ने के साथ साथ वेपराइजेशन की रेट बढ़ जाती है। ठीक, फिर आपका इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियाँ मिलाने पर वेपराइजेशन की रेट घट जाती है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्योंकि सतह पर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक, इसके अलावा
आपकी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, बारिश के दिनों में आपकी आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो पहले से ही वहाँ पर क्या है, जलवाष्प मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में वेपराइजेशन की रेट, मैंने क्या बताया कि जब ऊपर की आप वेपर को हटा देते हैं तब जाके आपका वेपराइजेशन की रेट बढ़ती है। इसका मतलब बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ वेपराइजेशन की रेट घट जाती है। आगे समझ में? अब आप कई चीज़ें देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, अरे अगर आपकी छत गर्म हो जाती है, शाम के समय हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो आपकी छत एकदम ठंडी हो जाती है। कारण क्या है कि जो वेपरेशन की प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है। तो आप जैसे ही पानी डालोगे तो पानी क्या करेगा, आपकी छत की सतह से जो गर्म है उस उष्मा को एब्जॉर्व कर लेगा, तो वहाँ का ताप क्या हो जाएगा या उष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए आपको शीतलता दिखाई देती है। अब एक और देखें आप, मटकी का पानी ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो मटकी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, और लगातार वह पानी क्या करता है, वेपराइज होता जाता है। तो वेपराइज होगा तो हीट कहाँ से लेगा, अंदर के पानी से। तो पानी की हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्व कर लेगा और किस में बदल देगा, वेपर में। तो अंदर के पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, इसीलिए मटकी का पानी हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं आपके चारों ओर होती हैं। तो समझ में आ गया होगा, वेपरेशन पूरा कंप्लीटली आ गया ना समझ में। और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं आपको जवाब मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। टिल देन, थैंक यू।